3 लंबे बाल वाली बहू और 2 गंजी बहू। अरे गीता सीता, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से यहाँ पर आओ। जैसे ही गीता और सीता अपनी सास देवयानी की आवाज सुनती हैं, वह दौड़ते हुए अपनी सास के पास आती हैं। क्या हुआ माँ जी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कोई काम था क्या माँ जी आपको हमसे, जो इतना गला फाड़कर चिल्ला रही थी आप? अरे नहीं बहू, जब तक तुम दोनों की चांद का टकला न देख लूं तब तक मुझे राहत नहीं आती है। क्या करूं, आदत जो हो गई है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह दोनों बहुत उदास हो जाती है। तभी गीता कहती है, अरे माँ जी, जब देखो आप हमारी टकले की बेइज्जती करती रहती हो। अरे हम गंजी हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? गंजा होना कोई गुनाह तो नहीं है। अब हमारे सर पर बाल ही नहीं आते तो हम क्या करें? और वैसे भी माँ जी आप चिंता मत करो, मैंने मीशो ऐप से आर्टिफिशियल हेयर विग ऑर्डर की है। उसके बाद हम भी बाल लगाकर घूमेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना कि मेरी 2 गंजी टकली बहू नकली बाल लगाकर घूमेंगी। अरे इसी तरह से तो तुमने धोखे से शादी भी करवाई थी अपनी। अरे बेशर्मो, थोड़ी तो शर्म करो। एक काम करो, सुई धागा ले आओ, मैं ही तुम्हारे गंजे टकले पर बाल बना देती हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर उन दोनों की तीनों जेठानी हंसते हुए वहां पहुंच जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है माँ जी। ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से ही कीजिए। मैं तो कहती हूँ देरी मत करो माँ जी, जल्दी से इनके टकले पर बाल बना दो। फिर तो इनके ही बाल पूरे गांव में नजर आएंगे। आप लोगों को हमारे ऊपर हंसने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ना करे कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ तो आप लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा। हाँ हाँ, सही में हम जो सहन कर रहे हैं, अगर तुमने कर लिया तो फिर कभी किसी का मजाक उड़ा नहीं पाओगे। गीता और सीता दोनों गुस्से से अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ देवयानी अपनी तीनों बहुओं के साथ मिलकर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगती है। देवयानी का तीनों बहू शीतल, ममता और अनुराधा अमीर घर से थी, जिसकी वजह से देवयानी अपनी तीनों बहुओं को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ उनके काले, लंबे और घने बाल थे। एक दिन सभी लोग खाने की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। देवयानी जैसे ही पहला निवाला तोड़कर खाती है, उसकी थाली में एक बहुत बड़ा बाल नजर आता है। हे भगवान, ये सब क्या है? अरे तुम तीनों अपने बालों को जरा संभाल कर रखा करो। देखो हमारे खाने में कितना बड़ा बाल निकला है। ये तो होना ही था, हमें गंजा कहते हो, खुद के बाल देखो खाने तक पहुंच गए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों के सर पर बाल नहीं है, नहीं तो हमारे सर के बाल भी खाने में नजर आते। तुम दोनों अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। वैसे भी तुम दोनों हमारे लंबे बालों से कितना जलती हो, हमें बहुत अच्छे से पता है। अब हमारे इतने मोटे घने लंबे बाल हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर इतनी ही दिक्कत है तो माँ जी अपनी इन दोनों टकली और गंजी बहुओं से ही खाना बनवा लिया करो। हाँ हाँ, कम से कम हमारी कुकिंग में तुम नुक्स तो नहीं निकालोगी। ऐसा कहकर वह गुस्से से खाने की टेबल से चली जाती हैं, जिसके बाद गीता और सीता रोने लगती हैं। अरे जब मैं बोल रही थी कि तुम दोनों को बीच में टांग घुसाने की क्या जरूरत थी, देखा मेरी तीनों बहू नाराज होकर चली गई। कल से तुम दोनों ही खाना बनाया करोगी। लेकिन माँ जी, बस बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैंने कह दिया सो कह दिया। देवयानी खाना छोड़कर चली जाती है और वह दोनों खाने की टेबल से बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती हैं। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे सर पर बाल नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? जब देखो माँ जी हमें उनके सामने नीचा दिखाती रहती हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? काश हमारे सर पर बाल होते तो हमें माँ जी इतने ताने और इतना सब कुछ नहीं सुनाती। उन तीनों की गलती पर भी हमें ही सुनाती हैं। ऐसे ही हर रोज बेचारी गीता और सीता को अपनी सास के साथ साथ अपनी जेठानियों के भी ताने सुनने पड़ते हैं, जिसके चलते वह दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं। अरे देवयानी, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। हाँ हाँ, सही में जब से इसके 5 बेटों की शादी हुई है, इसने तो हमसे मिलना जुलना ही बंद कर दिया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल 5 बहुओं का मुझे ख्याल रखना पड़ता है, इस वजह से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा ये बात है, तो चल बुला ले अपनी 5 बहुओं को, जरा हम भी तो देखें कैसी हैं तेरी 5 बहुएं। देवयानी अपनी केवल 3 बहुओं को बुलाती है। अरे शीतल, ममता, अनुराधा, कहाँ पर हो तुम? देखो घर पर मेहमान आए हैं। जैसे ही उसकी तीनों बहू आती हैं, वह बिना उनके पैर छुए चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। उन्हें इस तरह खड़े देख कौशल्या कहती है, अरे देवयानी, तूने अपनी बहुओं को बड़ों की इज्जत करनी नहीं सिखाई। ये तो आकर पुतलों की तरह खड़ी हो गई हैं। अरे जब घर पर कोई आता है तो उनके पैर भी छूने होते हैं। हो, मैं और आप लोगों के पैर छूंगी, ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया?
आप जानती भी हो मैं किसकी बेटी हूँ, इस शहर के कलेक्टर की बेटी हूँ। अगर मैंने आपके पैर छू लिए तो मेरी इज्जत घट जाएगी। अरे मैं तो ये बेकार की चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखती, और वैसे भी आजकल वो जमाना नहीं चल रहा जिसमें बहुत लंबा घूंघट करके अपनी सास के साथ साथ पूरे मोहल्ले के पैर छुआ करती थी। उन तीनों की इतनी लंबी जुबान देखकर कौशल्या और सावित्री दोनों दंग रह जाती हैं। तभी अचानक से सर पर पल्लू रखकर गीता और सीता सावित्री और कौशल्या के लिए पानी लेकर आती हैं और उन्हें खाने के लिए पूछती हैं। लीजिए सावित्री और कौशल्या काकी, पानी पीजिए। अरे ये देख, ये होते हैं संस्कार। तेरी ये दोनों बहू कितनी अच्छी हैं, कम से कम घर पर आए हुए मेहमानों को पानी तो पूछती हैं। आप लोग खाने की टेबल पर पहुंच जाइए, हमने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। सीता और गीता दोनों तुरंत नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं, जिसके बाद देवयानी अपनी सहेलियों के साथ बैठकर नाश्ता करती है। तभी कौशल्या कहती है, इंसान का दिल उसकी खूबसूरती से नहीं उसके चेहरे से पहचाना जाता है, इसलिए अपनी बहू की कदर करो जो तुम्हारी कदर करती है, ना कि जो तुम्हें कुछ नहीं समझती। तुम सही कहती हो, मेरी दोनों बहू टकली हैं और इसलिए मैं उनका मजाक उड़ाती रहती थी और हमेशा उन्हें जलील करती रहती थी। लेकिन आज मुझे एक अच्छा सबक मिला है, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से देवयानी दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। यह सब देखने के बाद अनुराधा, ममता और शीतल को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह तीनों गीता और सीता से माफी मांगती हैं। अब वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सास बहू की लस्सी कुआं। सरिता, हम सभी जन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हम तुम्हारे गाय के दूध से बने छाछ इत्यादि नहीं लेंगे। अरे किशन बाबूआ, ऐसन गजब नहीं करो। तुम ग्राहकों के बदौलत ही तो हम गरीब बेसहारा सास बहुरिया को 2 दफा की रोटी पानी मिलवत है। देखो सरिता मौसी, गांव का चप्पा चप्पा के ई बात जान पड़ गई है कि तुम्हारी गाय भैंसन के झुंड बेतहासा बीमार हैं। अब बीमार गाय के दूध का छाछ पी के बीमारी के बिछौने पर थोड़ी पड़े के है। ऐसा कहकर सभी जन वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। बेचारी बूढ़ी सास मत्थे पर हाथ धरे खटाल में बंधे गाय भैंस को एकटक ताकते हुए कहती है, जाने ई ऊपर वाला हम बेसहारा सास बहुरिया से कौन से जन्म का बैर निकलत है। माँ जी, लगता है सृष्टि के रचयिता ने सारा दुख हम सास बहू के झोली में ही डाल दिया है। बहुरिया, यही दुखड़ा धंधा से तो हम दोनों जौन 4 पैसा जोर बटोर पावत रहे, वो कमाई का द्वार बंद पड़ गया है। गौरी धन्नो सब एक संग बीमार हुई गई। आखिरकार सरिता की सभी गाय भैंस एक संग बीमार कैसे हुई? ये महज एक हादसा है या फिर किसी की सोची समझी साजिश? आइए समय में कुछ कोस पीछे चलते हैं। ये कहानी है सज्जनपुरा गांव की, जहां सरिता और रमैया नामक 2 सास बहू रहती थी। सालों पहले सरिता के पति का स्वर्गवास हो चुका था। ऐसे में कुछ समय बाद एक दुखद दुर्घटना में सरिता का बेटा श्रवण भी चल बसा। इस घटना के बाद सास बहू गहरे सोग के सागर में डूब गई। इस गम से उभरने में उन्हें सप्ताह लग गए। सरिता के पास कुछ गाय और भैंस थी। सास बहू ने उसे भी जीविकोपार्जन का जरिया बना लिया। उसी गांव में माखन नामक एक मक्खर अहिर रहता था। वह पेशे से ग्वाला था। ससुरी चिंदी चोर खाने की खेत में भरकर चारा खाती है और दूध देने में आनाकानी करती है। अरे दैया, काहो माखन, बेजुबान जानवर के ऐसे मारत कूटत तोहर कलेजा तनिक भी नहीं कोसत का चोटत है। अरे मैं अपनी गाय को मारूं या लताड़ूं, तुम कौन होती हो बीच में टांग अड़ाने वाली? चलो भागो यहाँ से। अरे हम तो ये खुशियां बांटे आयल रही, हमरी धन्नो बचिया को जन्म दी है, उके दूध से बना छेना बर्फी बना कर लाए हैं। हो गए, अब चलती बनो यहाँ से। माखन का बुरा बर्ताव देखकर सरिता वहाँ से चल देती है। गुस्से में मादा हुआ माखन जोरों शोरों से पांव पटक कर कहता है, ये मेरे दूध का धंधा चौपट होता जा रहा है और ये दोनों सास बहू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं। इन दोनों सास बहू की सफलता मेरे धंधे के लिए फांस बन चुका है। आज रात में ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। देर रात सन्नाटा छा जाने पर माखन दबे पांव सरिता के खटाल में घुसकर पजामे के जेब को जैसे टटोलता है, उसमें एक बड़ी सी पुड़िया होती है। माखन गाय भैंस के आगे परोसे हुए दाने में उस पुड़िया में शुमार अवशेष को मिलाकर मंद मंद मुस्काते हुए बोलता है, अब जैसे ये बेजुबान जानवर इस जड़ों को दाने के साथ खाएंगे, इनके दूध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों तार तार हो जाएगी।
इस तरह सास बहू की संपूर्ण गाय भैंस अस्वस्थता का शिकार हो जाती हैं। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। माँ जी, एक और हमारा धंधा ठप पड़ गया, मगर वही दूसरी ओर माखन का काम बुलंदियों पर है। कोनो बात नहीं बहुरिया, ये भाग्य की बात है। माँ जी, एक आधे उपले भी सूखे नहीं। सांझ होने वाली है, मैं ईंधन के लिए जंगल लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। रमैया लकड़ियां लेने जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहां एक घायल बच्चिया करहाते हुए उसके पास आती है। अरे, इस बच्चिया के पाँव तो लहूलुहान हैं। जाने किस कसाई ने इसे इतने बुरे तौर से चोटिल किया है। रमैया जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां जोड़ बटोर कर उसके पाँव पर लगाकर अपने आंचल का एक पटुका उसके पाँव पर बांध कर सहलाती है। तभी वह बच्चिया एक बहुतायत बड़ी सुनहरी जादुई गाय में बदलती है। मुझे देखकर स्तब्ध ना हो, मेरा नाम नंदी है। मैं कैलाश नगरी से भ्रमण के लिए यहाँ आई थी, मगर एक शिकारी ने मुझ पर निशाना भेदा। तुमने मेरी जान बचाई। कहो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? रमैया नंदी से सारी आप बीती साझा करती है, जिसके बाद नंदी उसे लबालब लस्सी से भरा बर्तन देते हुए कहती है। रमैया, यहाँ से 3 कोस पर एक कुआं है। इस लस्सी को ले जाकर उस कुएं में डाल देना। इसके बाद तुम्हारी विकट विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। रमैया लस्सी से भरा प्याला लिए हुए कुएं की ओर अग्रसर होती है, जहां उसे एक बंजर कुआं दिखता है। रमैया जैसे ही वह लस्सी को कुएं में डालती है, वह सूखा बंजर कुआं लबालब लस्सी से सराबोर होकर उफन पड़ता है। तुमने आज मुझ मुए मुर्दे कुएं को जिंदा कर दिया। मेरा प्याला उमड़ रहा है, मेरा प्रयोग करो। ये कैसा कुआं है जो कौतुक करतब दिखा रहा है? आज तक कुएं को सिर्फ जल का सोता बनते देखा था, मगर लस्सी का सोता बनते पहली दफा देख रही हूँ। रमैया घर आकर ये बात अपने सास से साझा करती है। अरे बहुरिया, बोराई गईल है का? लस्सी का कुआं कैसन हो सकत है? सासू माँ, मैं 100% सच बोल रही हूँ। रात में सन्नाटा छा जाने पर दोनों सास बहू लस्सी के कुएं से भरसक बहुतेरी बाल्टी में लस्सी भरकर घर लाकर अगले दिन छाछ बेचने लगती हैं। अरे आओ धीना हरिया, और ये ले जा एकदम सस्ते शुल्क में माखन मलाई से भरपूर लाजवाब लस्सी। 10 रुपए माल लोटा भर। ये सुनकर सभी ग्राहक सास बहू के पास से लस्सी खरीदने लगते हैं और अगले दिन सास बहू के लस्सी की बखान करते हैं। अरे सरिता मौसी, तुम्हारी लाजवाब लस्सी ने तो काया पलट ही कर दी। अरे लस्सी पीकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लस्सी नहीं बल्कि मंथन से निकला अमृत पी रहे हो। इसलिए आज से हमको 2 गुना लस्सी देना। अरे काहे नहीं किशन बबुआ। गांव के किसी भी तबके को ये खबर ना थी कि वह छाछ कुएं से मिल रहा था। निश्च दिन के साथ सास बहू के लस्सी की बड़ाई बढ़ती गई। साथ ही लस्सी से मिलने वाली लागत से धीरे धीरे उनकी माली हालत भी स्थिर होने लगी। ये देख बदले की भावना में तिलमिलाता माखन कहता है, इनकी गाय की अवस्था तो अभी भी मरियल है, तो इतनी मात्रा में लस्सी कहाँ से आ रही है? ये सास बहू कोई तो खिचड़ी पका रही हैं। उस रात माखन सास बहू के दरवाजे से सटा छिपकर उनके बाहर आने की बाट जो रहा था। तभी सास बहू बाल्टी लिए निकलती हैं। ये दोनों सास बहू बाल्टी लेकर चोरों की नाई कहाँ जा रही हैं? आज तो इनका कच्चा चिट्ठा जानकर रहूंगा। जैसे ही सास बहू कुएं पर आकर लस्सी भरने लगती हैं, ये देख माखन कहता है, लस्सी से भरा कुआं? अरे ससुरा, इसका मतलब इन सास बहू के जीवन का बदलाव इस लस्सी के कुएं की बदौलत है। आज मैं इस कुएं पर अपना अधिकार जमाकर इस सास बहू की आस तार बघार कर दूंगा। जैसे ही सास बहू लस्सी से लबालब भरी कुएं से बाल्टी भरकर घर की ओर बढ़ती हैं, माखन वहां आकर कहता है, ए लस्सी से भरे लबालब कुएं, अब से केवल तू मुझे लस्सी देगा। अब मैं इस लस्सी के कुएं से लाखों की कमाई करूंगा। माखन की स्वार्थी सोच सुनकर लस्सी का कुआं खौलते दूध में तब्दील होकर उफनते हुए उसके शरीर पर पड़ जाता है और करहाता हुआ जमीन पर वो चित्त हो जाता है। अरे अरे अरे, मेरा चेहरा, मेरा शरीर, अरे बचाओ, अरे बचाओ। माखन की आवाज जैसे ही सास बहू के कानों में पड़ती है, माँ जी, लगता है कोई कर रहा है। आवा, कुआं के निकट से आवत है। दोनों फौरन वहां आती हैं। अरे माखन, तू ये कुआं के पास क्या करत है?
ये अपना स्वार्थ साधने के मंसूबे से यहाँ आया था। ये लस्सी का कुआं केवल लाचार लोगों को मदद करता है, तुम जैसे लोभी लालचियों का नहीं। अब जब कभी तुम अपने चेहरे पर पड़ी ये चकत्ते देखोगे, तुम्हें तुम्हारी गलती का आभास होगा। माखन के लालची स्वभाव के लिए लस्सी का कुआं एक सबक बन जाता है। वही आज तक वह लस्सी का कुआं सास बहू की कमाई का श्रेय है। आज सास बहू की किस्मत उस लस्सी के कुएं के कारण बुलंदियों पर है। लालची पाव भाजी वाली सास बहू। बच्चे बूढ़े सबकी पसंद पिंटू के पाव भाजी। आओ भैया खाओ मसालेदार गर्मा गर्म पाव भाजी। बाजार के बीचों बीच पिंटू अपने पाव भाजी का ठेला लगाए खड़ा था, जहाँ से गुजरने वाली सत्यवती और बिंदु नामक दो सास बहू आपस में बात करती हैं। देख लो सासू माँ, लोगों में पाव भाजी खाने की इतनी होड़ मची है कि सैकड़ों लोग इसे घेरे खड़े हैं। ये पिंटू पाव भाजी वाला अच्छे नोट छापता है। बहू तभी तो इस पाव भाजी के भरसक कमाई भर से चौरस घर बार बना चुका है। और तो और माँ जी, बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। बात करते हुए दोनों सास बहू घर आती हैं, जहाँ महेंद्र की गोदी में बैठा 7 साल का चिंटू पूछता है, माँ, दादी माँ, आप दोनों मेरे लिए बाजार से क्या लाए हो? तेरे लिए घुइयां और कद्दू लाए हैं, ले रख ले इसे अपने पेट के पिटारे में। अरे भगवान, भला अपने बच्चे के साथ कोई ऐसे बेरुखी से पेश आता है क्या? ये सुनकर बिंदु रोने का स्वैंग रचते हुए कहती है, तो क्या करूं? सारे सुरेनमनपुर गांव में मुझे जितनी बेबस माँ कोई नहीं होगी। अपने बच्चे को एक पाई की चॉकलेट भी नहीं ला सकती। तुम नाप तोल कर पैसे जो देते हो। तुम्हारे हटीले स्वभाव से उकता गया हूँ मैं बिंदु। मेरी जितनी आमदनी होगी उसी के अनुसार तो घर खर्च दूंगा। चोरी डकैती करने तो नहीं जाऊंगा ना। बेटा, तेरे बाबूजी को स्वर्ग सिधारे इतना बखत बीत गया, मगर इतने बरस बावजूद तेरी पगार 5,000 के पार नहीं पहुंची। इसीलिए हम सास बहू ने तय किया है कि हम कुछ पैसे लगाकर पाव भाजी बनाकर बेचेंगे। सत्यवती अपने जेवर बेचकर जोड़ी हुई जमा पूंजी से पाव भाजी का सामान खरीदती है। भोर सवेर दोनों पाव भाजी बनाकर ठेले पर लादे उन्हें बेचने बाजार आती हैं। आओ भैया आओ, भोजाई आओ और खाओ ताजे गर्मा गर्म पाव भाजी। कुछ देर बाद, माँ जी, एक सवेर से हम सास बहू बाजार में अपने ठेले के साथ धरना दिए हुए हैं, मगर अब तक न एक ग्राहक आया न बोनी बट्टा हुआ। अरे बहू, इस मुए पिंटू पाव भाजी वाले के चलते हमारा धंधा मंदा है। देख ले, सवेरे इसका ठेला पाव भाजी से ठक्कम ठेल भरा हुआ था और देर दोपहर सब सफाचट हो गए। सासू माँ, शायद हमको अपनी पाव भाजी का सस्ता शुल्क करना होगा, तभी हम सास बहू के बनाए पाव भाजी की बिक्री होगी। फिर क्या था, स्वार्थी सत्यवती जोरों शोरों से पाव भाजी की प्रदर्शनी करने लगती है। अरे आओ और खाओ, एकदम सस्ते शुल्क में ताजे मुलायम पाव, दमदार मसालेदार भाजी के साथ। सारे ग्राहक पिंटू के ठेले को छोड़ सास बहू के ठेले पर जम जाते हैं। जहां बहू पाव भाजी बनाती तो सास ग्राहकों के बीच परोसती। देख बहू, सांझ ढलाई, अब हम दोनों को घर की ओर अग्रसर होना चाहिए। हाँ सासू माँ, चिंटू भी हमारी बाट जो रहा होगा। घर आने पर दोनों सास बहू अपनी पहली कमाई के पैसे को गिनती हैं। सासू माँ, पहले ही दिन हम सास बहू ने पाव भाजी से बहुतायत कमाई की। सो तो है बहू, मगर हमने पाव भाजी बनाने में लागत भी तो ऊंची दर की झोंकी थी। सासू माँ, अगर हम चाहें तो लागत की दर बेहद सीमित हो सकती है। जैसे हम ताजी हरी सब्जियों की बजाय कम कीमत की सब्जियां खरीदकर भाजी तैयार करें और पाव बनाने में महज मैदा नहीं बल्कि उसमें आधा आटा इस्तेमाल करेंगे तो इससे लागत अल्प मात्रा में लगेगा। लालची सास बहू थोड़ी कमाई से संतुष्ट नहीं रही, इसलिए अब वह दोष युक्त सामग्री से मिलावटी पाव भाजी बनाने लगी। पाव भाजी खा लो भैया, पाव भाजी। सास बहू ने बनाया सस्ता किफायती मजेदार मसालेदार पाव भाजी, खाओ खाओ। सत्यवती की आवाज सुनकर सुब्रमण्यु नामक एक शख्स वहां आकर कहता है, अयो पाव भाजी की प्लेट कितने की देते जी? चाचा, एक पाव भाजी की प्लेट मात्र 50 रुपए में है, जिसमें 4 बड़े पाव, 1 कटोरी भरी पूरी भाजी, साथ ही मक्खन की टिकिया शामिल है।
अयो रामा, आज के दौर में 50 रुपया में इतना कुछ मिलेंगे। अयो रामा, जल्दी से 2 बड़े बड़े प्लेट लगा दो। बिंदु फौरन ही पाव भाजी से सजी धजी प्लेट सुब्रमण्यु के सामने परोसती है। भोला भाला सुब्रमण्यु स्वाद स्वाद में पाव भाजी की एक प्लेट तो खत्म कर जाता है, मगर उसी के साथ उसके पेट में हलचल होने लगती है। अयो रामा, हमारे पेट में गड़गड़ होता जी। अरे भाई, गरम गरम पाव भाजी खा रहे हो, इसीलिए पेट में थोड़ी परेशानी हो रही है। भोला भाला सुब्रमण्यु सत्यवती की मिथ्यपूर्ण बात से सहमत हो जाता है और जैसे तैसे पूरी पाव भाजी खत्म करके सास बहू को पैसे चुकता करके चला जाता है। अरे वाह सासू माँ, आप तो बड़ी सयानी निकली। इस पोपटलाल ग्राहक के सामने पाव भाजी की जबरदस्त टिप्पणी की। पैसे कमाने की होड़ में लालची सास बहू अपना स्वार्थ साधने के लिए पाव भाजी के सस्ते शुल्क से उपभोक्ताओं पर निशाना साधते। ग्राहक भी बड़े चाव से उनके ठेले पर आके दोषपूर्ण पाव भाजी खाते और अगले दिन बीमारी का बिस्तर उन्हें अपनी जकड़ में ले लेता। ये सिलसिला यूं ही चलता गया। एक दिन प्रियांशी अपनी सहेलियों के साथ उनके पास आती है। आंटी, जरा जल्दी से 4 प्लेट पाव भाजी लगा दो। हाँ जरूर बिटिया। दोनों सास बहू झटपट से 4 प्लेट पाव भाजी लगाकर उन्हें खाने को देती हैं। जैसे ही प्रियांशी पाव भाजी का पहला कौर खाती है, बुरा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, याक आंटी, इस भाजी के भीतर से बेतहाशा बदबू आ रही है, जैसे सब्जियों की सड़न की दुर्गंध आती है, और ये पाव भी पूरे तौर से ताजा नहीं है। प्रियांशी के मुंह से पाव भाजी के प्रति नुशक निकलता देख सास बहू का चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ जाता है। तभी बिंदु बात को बदलते हुए कहती है, मेम साहब, जरूर आपके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, इसीलिए आपको स्वाद का सही तौर से पता नहीं चल पा रहा, वरना ग्राहक तो पेट भर के पाव भाजी खाते हैं। हाँ बेटी, हम सास बहू बड़े सफाई से पाव भाजी बनाते हैं। हमारे ठेले के पाव भाजी के आगे तो 5 सितारा होटल के व्यंजन भी फीके हैं। पढ़ी लिखी प्रियांशी भी चालाक सास बहू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। हर एक गुजरते दिन के साथ समय सप्ताहों में शुमार हो जाता है। एक दिन जब सास बहू देर रात पाव भाजी बेचकर घर आती हैं, तो पिंटू पाव भाजी वाला पहले ही उनके घर में बैठा होता है। अरे ओ मुए, ये क्या घुसपैठिए की नाई हमारे घर में घुसा बैठा है। माँ, पिंटू ने मुझे आपके पाव भाजी का पुख्ता प्रमाण दे दिया है। आप दोनों सास बहू भोले भाले ग्राहकों के साथ सरासर धोखाधड़ी कर रही हैं। अरे महेंद्र, इस पाव भाजी वाले की तौर तरकीब तू नहीं समझेगा। ये हम सास बहू की कमाई से कुड़ता है। माता जी, आप दोनों ने पहले ही मेरे पेट पर लात मार दी, मगर मैंने उल्हाना नहीं दी। मगर ये सवाल ग्राहकों की सेहत का है। आहा, हमें ये सच्चाई खराई का पाठ मत पढ़ाओ। दोनों सास बहू बहसबाजी करने लगती हैं। तभी चिंटू अपना पेट पकड़कर जोरों शोरों से करहाता है, माँ, मेरा पेट। इसी के साथ चिंटू मितली करता है। सभी घबराकर उसे अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर घंटों जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए, जांच से मूल्यांकन मिला है, बच्चे के भोजन नलिका में पाव भाजी के मैदे के कण चिपके हैं। बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुआ है। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा? हम तो भरसक कोशिश कर सकते हैं, हम भगवान पर भरोसा रखिए। डॉक्टर के जाते ही गुस्से से मंदा महेंद्र कहता है, आप दोनों के किए की कटनी अब मेरे बेटे को काटनी पड़ रही है। 2 घंटे बाद खतरा टल गया है, आप चिंटू से मिल सकते हैं। दोनों सास बहू चिंटू के पास आती हैं। चिंटू, तू चोरी छिपे पाव भाजी खाता था, सच बता। हाँ दादी माँ, रोजाना रात को जो बचा कुचा पाव भाजी आप दोनों घर लाते थे, मैं उन्हें छुपाकर खाया करता था। सॉरी दादी। इस घटना के बाद सास बहू को सबक मिलता है। माँ जी, हमने पैसे के लालच में अंधा होकर केवल अपना स्वार्थ साधा। बहू, चाहे अब हमारे दुकान से हम 1 पाई ही क्यों न कमाए, मगर ईमानदारी से कमा लेंगे, क्योंकि बेईमानी के 10 से ईमानदारी का 1 रुपया बेहतर है। अगले दिन से दोनों सास बहू पूर्णतया बेहतर पाव भाजी बनाने लगती हैं। ईमानदारी की कमाई से माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें बड़ी बरकत बख्शी, जिससे उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर देखना ना पड़ा। गरीब माँ की मजबूरी। अंबिका अपनी 2 बेटियों 8 वर्षीय अनु और 6 वर्षीय राधिका के संग एक बस्ती में रहती थी। अंबिका का पति कुछ साल पहले ही दुनिया से जा चुका था। बदकिस्मती की बात तो ये थी कि बेचारी अंबिका भी अंधी थी। तीनों माँ बेटियां अक्सर ही सड़क पर घूम घूम कर भीख मांगती थीं।
मगर आज अंबिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उस वजह से उसकी दोनों बेटी अकेले ही भीख मांगने चल देती हैं। राधिका, वो देखो, मंदिर में भंडारा बढ़ रहा है। इस भंडारे से हम तीनों माँ बेटियों की भूख मिट जाएगी। दोनों बहनें कतार में खड़ी होकर अपनी बारी आने की राह ताकने लगती हैं, मगर उनके बारी से पहले ही खाना खत्म हो जाता है। धत तेरे की, भंडारा तो खत्म हो गया। इसके बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर देर सांझ तक राह देखती हैं कि कब कोई अमीर आएगा और उनके आगे एक आध रोटी डाल जाएगा, मगर किसी को भी ना आता देख वो घर का रुख करती हैं। तभी सुनसान सड़क से चली आ रही एक तेज तर्रार गाड़ी को देख दोनों बहनें बीचों बीच स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं। तभी गाड़ी रुकती है, जिसमें से साइली नाम की एक औरत भागती हुई उनके पास आती है। अरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं आई? इतनी देर रात को तुम दोनों बच्चियां इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? साइली की बात का जवाब देने के बजाय दोनों आपस में खुसर पुसर करते हुए कहती हैं। राधिका, इन मेम साहब की साड़ी, सभ्यता और बात करने का सलीका साफ तौर से बयां कर रहा है कि ये कितने बड़े घर की हैं। चुप कर अनु। मेम साहब, हम दोनों बहनें पास ही एक बस्ती में रहती हैं। हमारी माँ अंधी है, वो देख नहीं सकती, इसीलिए हम लोगों से खाना मांगती है। ये सुनकर साइली अपने मन में कहती है, इन बच्चियों को तो इसकी समझ ही नहीं कि ये लोगों से मदद नहीं बल्कि भीख मांगकर अपनी भूख मिटाती हैं। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? हाँ मेम साहब, क्यों नहीं। सयाली दोनों बच्चियों के साथ उनकी बस्ती आती है, जहां अंधी अंबिका को देखकर सयाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कुछ घड़ी के लिए स्तब्ध रह जाती है। अंबिका, ये सब कुछ क्या हो गया मेरी सहेली? अरे ये स्वर शब्द कुछ सुने सुने से क्यों लग रहे हैं? जैसे ही अंबिका साइली के सूरत को स्पर्श करती है, वो एक पल छिन में उसके अक्ष को पहचान लेती है। साइली, मेरी सहेली, इतने बरसों बाद तुम। अंबिका की अपंगता देखकर साइली कलपते हुए कहती है, ये सब कुछ कैसे हो गया अंबिका? कुछ 10 बरस पहले की बात है, जब पिताजी की पसंद प्रीतम से मेरी शादी हो गई और मैं मुंबई चली आई। शुरुआती दिनों में तो प्रीतम का स्वभाव ठीक ठाक था, फिर वर्ष भर के भीतर ही मैं माँ बन गई। अनु मेरी गोदी में आई। उस दिन मैंने प्रीतम को पहली बार शराब पीते देखा। पिता बनने के लिए मैंने पिछले 9 महीनों का पड़ाव इसलिए थोड़ी पार किया था कि तू बेटी जने, उसे भला तो तू बाज रहती। प्रीतम को नशे में धुत देखकर अंबिका जवाब देने की बजाय चुप्पी साध लेती है, मगर प्रीतम का शराब पीना उसकी बुरी आदत बन चुकी थी, जिसके चलते उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। इसी बीच अंबिका दूसरी बार गर्भवती हो गई। सांझ होते ही अंबिका प्रीतम से कहती है, घर की दिन दशा बिगड़ती जा रही है। घर में एक दाना भी नहीं बचा, बनिए का बकाया भी बढ़ता जा रहा है। कोई तो काम करो। मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये लो मेरी चूड़ियाँ, ये पहनकर घर में बैठ जाओ। फिर मैं बाहर कमाने जाऊंगी तो तुम्हें शोभा देगा। क्या बकती है कमीनी, ठहर जा, भी तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। अंबिका के शब्द की सजा गर्भावस्था के उस समय पर अपने पियक्कड़ पति के हाथ उसे पिटकर भुगतना पड़ता है। उसी रात अंबिका को प्रसव पीड़ा उठती है और वो घर में ही एक बेटी को जन्म देती है। समय बीतता है। 3 वर्ष के पश्चात ही पियक्कड़ प्रीतम भगवान को प्यारा हो जाता है। ऊपर वाले मेरा सिंदूर छीनकर तूने सिर्फ मुझे बेवा नहीं बनाया, मेरी दोनों बेटियों को भी यतीम बना दिया। अपने पति प्रीतम के जाने के गम में अंबिका को गहरा सदमा लगता है। उसे संभलने में कई दिन लग जाते हैं। अनु बिटिया, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, सांझ तक लौट आऊंगी। अंबिका कुछ रिहायशी इलाकों में आकर लोगों का दरवाजा खटखटाती है। मेनका नाम की एक अमीर औरत दरवाजा खोलती है। मेम साहब, कोई काम मिलेगा? तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है यहाँ, जाओ यहाँ से। अंबिका दर दर भटकती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। मेम साहब, मैं झाड़ू, बर्तन, चौका सब कुछ एकदम सफाई के साथ कर दूंगी। बदले में पगार भी कम चलेगा। मुझे काम पर रख लीजिए। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो घर पर भूख से बिलख रही हैं। अरे मैंने क्या कहा? तो जैसे भुखनेंगे का बीड़ा उठाया क्या हमने? चल भाग यहाँ से। सवेरे से सांझ हो गई, हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया, कहीं भी बात नहीं बनी है। ऐसे में अपने बच्चियों की भूख कैसे मिटा सकूंगी मैं? एकाएक उसकी नजर मंदिर के बाहर बैठे सैकड़ों भिखारियों पर जाती है। बेटियों की भूख उस बेबस माँ को इस कदर मजबूर कर देती है कि वो भीख मांगने पर भी उतारू हो जाती है। कुछ देर में वो खाना लेकर घर आती है। देखो मेरी बच्चियों, माँ खाना ले आई। अंबिका एकाएक अपनी दोनों बेटियों को खाने का कौर खिलाती है,
तभी अनु कहती है, माँ, सारा खाना आप हमें खिला दोगी तो खुद क्या खाओगी? माँ की सयानी बेटी, मेरी फिक्र मत कर, माँ भरपेट खाकर आई है। पेट भरते ही अनु और राधिका नींद के आगोश में चली जाती हैं। भूख से अंबिका की अंतड़ियां सूख रही थी, उसका चेहरा भी कुम्हला चुका था। खाने को एक दाना भी नहीं बचा, ये बचा कुचा पेट भर पानी ही पी लेती हूँ। अपनी बच्चियों के पेट की आग बुझाने के लिए अंबिका अपने आगे का निवाला पहले ही उन्हें परोस चुकी थी, जिसके चलते उस मजबूर माँ को पानी से ही अपना पेट भरना पड़ा। वो हर एक दिन काम की तलाश में जाती और निराश होकर मंदिर आकर भीख मांगती, मगर आज उसकी टक्कर धनीलाल नाम के एक शख्स से होती है। माफ करना साहब, ध्यान भटक गया था। धनीलाल उसको देखकर कहता है, अरे लगता है शायद तुम काम की तलाश में दर दर भटक रही हो। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पास ही मेरा कारखाना है। क्या सचमुच आप मुझे काम देंगे? बड़ी मेहरबानी साहब। अंबिका आस के साथ धनीलाल के साथ चली जाती है। दरअसल अंबिका इससे बेखबर थी कि धनीलाल उसे गुमनाम गलियों की रौनक बनाने को ले जा रहा था। सेठ जी, ये कहाँ ले आए हैं आप मुझ मजबूर माँ को? अरे घबराओ नहीं, तुम जैसी सैकड़ों मजबूर औरतों का जीवन संवारा है यहाँ। बटुक नाम का एक शख्स आकर बुरे मंसूबों से उसको सिर से पांव तक निहारता है। मजबूर माँ अपनी आबरू बचाने के लिए भागती है, मगर दुर्भाग्यवश एक गाड़ी से उसके साथ दुर्घटना घटती है। उस रोज मेरी जान तो बच गई, मगर मैंने अपनी दोनों आंखें खो दी और भूख ने मुझे सदा के लिए अंधा और मेरी बच्चियों को भिखारिन बनाकर रख दिया। इससे बड़ी मजबूरी इस माँ के लिए क्या होगी साइली, कि मेरी बिटिया मेरा पेट भरती है। फिक्र मत करो अंबिका, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे ब्याह के बाद अब तक बांझ रखा कि मुझे अनु और राधिका की माँ बनना था। हाँ अंबिका, आपसे मैं इन बच्चियों को पढ़ा लिखा कर इन्हें उज्जवल भविष्य दूंगी, ताकि जो तुमने सहा वो भविष्य में कभी इनको न सहना पड़े। साइली दोनों बच्चियों समेत अंबिका को अपने घर लेकर सबसे पहले अंबिका का इलाज करवाती है। पैसे के बलबूते पर अंबिका की आंखें लौट आती हैं। अब उसकी दोनों बेटियों का भी विद्यालय में दाखिला हो चुका था। इस कहानी के पात्र में मजबूर माँ अंबिका की आबरू तो बच गई, मगर आज भी जाने कितनी ही बेबस लाचार माँ अपने बच्चों की खातिर मजबूर होकर समाज की सभी सीमाएं लांघ जाती हैं, जिसका सर्वोपरि श्रेय बेरोजगारी है। कबाब बेचने वाली सास बहू की सफलता। सास बहू के कुरैशी कबाब नाम का एक रईस रेस्टोरेंट था, जिसके बाहर कतार में खड़े हुए लोग बखान करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आफ्ताब मियाँ, पिछले पौना घंटे से कबाब खाने की आरजू ने हमारा कबाब बन गया है। इतनी भीड़ भाड़ में हमारा नंबर जाने कब आएगा? जनाब जरा सब्र रखिए, ये भीड़ भड़ाका इसी कारण से है क्योंकि पूरे अलीगढ़ का मुस्लिम समुदाय सास बहू के कबाब खाने के लिए इसी रईस रेस्टोरेंट का रुख जो करता है। यहाँ के कबाब खाने के बाद अगर आपके मुंह से माशाअल्लाह ना निकले तो कहना। रेस्टोरेंट का टेबल खाली होता है। दोनों दोस्त उन टेबलों पर धावा बोलते हैं और असलम कहता है, अरे खाला, जरा जल्दी से 4 कुरैशी कबाब ले आइए। आदाब असलम भाई, आप दोनों ये कबाब खाइए। सासू माँ सिगड़ी पर और कबाब सेक रही हैं। आफ्ताब बेबाक बेमन से कबाब को निहारता है, मगर जैसे ही वो कबाब चखता है उसके चेहरे के हाव भाव समेत उसके स्वर भी बदल जाते हैं। माशाअल्लाह, क्या लाजवाब कबाब बनाए हैं आप दोनों सास बहू ने। ओहो हो, खुदा ने आप खान सामे के हाथों में बड़ी नेमत बख्शी है। तारीफ के लिए शुक्रिया भाईजान। वैसे ऐसा कबाब बनाना कहाँ से सीखा आप सास बहू ने? एकाएक सुलोचना हाथों में कबाब की थाली लिए हुए आते हुए कहती है, हमारे इस कबाब की प्रसिद्धि के पीछे दुखद दास्तां दबी हुई है भाईजान। जितने हम कबाब खा रहे हैं, खाला आप उतनी इस कबाब के कामयाबी की कहानी सुना दीजिए। कुछ साल भर पहले की बात है। मेरे पति शैलेश अलीगढ़ के बड़े बिजनेसमैन थे। मेरा बेटा अनिकेत पिता के कारोबार में उनका हाथ बटाया करता था। हम सास बहू का जीवन मजे में चल रहा था। हमारे पास धन दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। माँ जी, ये देखिए, आज अनिकेत ने इस नौलखे हार में फिर से इतने पैसे फूंक दिए। बहू, अनिकेत ने कोई फिजूल खर्च थोड़ी किया है। हम अलीगढ़ के सबसे रईस लोग हैं, और फिर अमीर लोग महंगे महंगे शौक से ही तो शहर भर में मशहूर होते हैं। वही तो माँ, जब देखो आपकी ये बहू बनियों से भी बढ़कर कंजूसी करती रहती है। उनका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था, मगर उनकी ये खुशियाँ ज्यादा समय टिक न सकी। अस्पताल के स्टाफ के स्वर सुनकर दोनों सास बहू तेज गति से फौरन अस्पताल के फाटक में घुसती हैं। देखिए डॉक्टर सचित,
अर्चना, कुछ देर पहले बात हुई थी। आप दोनों के पति का बेहद बुरे तौर पर एक्सीडेंट हो गया है। कुछ लोग सड़क से उठाकर उन्हें अस्पताल ले आए। इमीडिएटली मिस्टर शैलेश की सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब सोच क्या रहे हैं, सर्जरी शुरू कीजिए। जैसा कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसलिए सर्जरी में पूरे 15 लाख रुपए लगेंगे। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। सुलोचना घर सारी सेविंग से सर्जरी के पैसे भर देती है। कुछ देर बाद। माफ करना माता जी, सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो सकी और एक आपके बेटे के पैरों की जान चली गई है। डॉक्टर, मेरे पति के पाँव का भला चंगा होने में कोई तो आसार होगा। आई एम सॉरी, इनके भविष्य में पुनः चलने का आसार बिल्कुल शून्य है। एक ही पल में उस सास बहू की दुनिया दुखदाई हो चुकी थी। ऐसे में शैलेश के बिजनेस पार्टनर ने उनके इकलौते आसरे से अपने शेयर वसूलने की बड़ी बात रखी। दोनों सास बहू चुप्पी साध कर अनिकेत के संग बस्ती में भाड़े का सस्ता घर ले लेती है। देखते ही देखते सप्ताह भर हो गया। सासू माँ जैसे तैसे सप्ताह भर रूखा सूखा खाकर पेट भर गया, मगर अब एक भी दाना नहीं बचा। बहू, पेट की आग बुझाने के लिए हमको कामकाज करना होगा। माँ जी, अलीगढ़ शहर में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय का बसेरा है, क्यों ना हम इन्हीं का खान पान को अपने पेट भरने का पेशा बना ले। वो कैसे बहू? माँ जी, अलीगढ़ शहर में बहुतेरे मुस्लिम लोगों का बसेरा है। जो काम के कारण यहाँ बसे हैं, उनका भूख ढाबे के भरोसे है। क्यों ना हम कबाब का कारोबार शुरू कर दे, इसमें हमको ज्यादा निवेश भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बहू, इस बचे कुचे अंतिम पैसे की हम कबाब के कारोबार में ही लगाएंगे। बचे कुचे पैसों से वो सास बहू कबाब का सामान घर लाकर एक साथ मिलकर कबाब बनाती हैं और सिगड़ी समेत एक सड़क किनारे कबाब बेचने लगती हैं। अरे आओ आओ अलीगढ़ वासियों और खाओ सास बहू के कुरैशी कबाब। अर्चना की आवाज सुनकर मकबूल नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति कहता है, अरे जरा जल्दी से 2 सीख कबाब देना। हाँ भाई साहब, ये लीजिए। सुलोचना झटपट से मकबूल को कबाब देती है। जैसे ही कबाब का एक कौर मकबूल के मुंह में जाता है, वह नाक भौं सिकोड़ कर कहता है, अरे ये कैसा बेहुदा कबाब बनाया है। अरे कबाब हमारे कौम का बेनजीज खान पान है। अरे कसूर मेरा है जो मैंने तुम हिंदू सास बहू के कबाब खाने की गुस्ताखी की। अरे हर बार ऐसी कबाब बनाने की हिमाकत करने से बेहतर अरे बंद कर दो अपने इस कबाब के कारोबार को। ये कहकर मकबूल वहाँ से चल देता है। सास बहू देर सांझ तक ग्राहकों के आने की राह देखकर कबाब और सिगड़ी समेत घर आकर कहती है, शायद उस शख्स ने सच ही कहा, ये कबाब का कारोबार हम सास बहू के बस की बात नहीं। माँ जी, किसी भी कारोबार के शुरुआत में ही बेहतर कमाई नहीं होती, उसे जमने में जरा तो समय लगेगा। मेरे ख्याल से हमारे कबाब में कुछ कमी है। बेहतर कबाब मीट और मसालों से बनता है। अब हम बाजार से खड़े मसाले खरीद कर उन्हें खुद से कूट पीस कर प्रयोग करेंगे। दूसरे दिन से दोनों सास बहू यही करती हैं। वह तेज धूप में मसाले सुखाकर उन्हें अपने हाथों से पीसती हैं और उनसे कबाब बनाकर बेचने बाजार पहुंचती हैं, जहां असलम कहता है, अरे ये कबाब की बेहतर खुशबू तो मुझे अपनी ओर अग्रसर कर रही है। असलम सास बहू के पास आकर कहता है, अरे खाला, जरा जल्दी से कबाब तो खिलाना। हाँ हाँ, ये लो भाईजान, गर्मा गर्म सीख कबाब। सास बहू के कबाब खाते ही असलम बखान करते हुए बोलता है, वल्लाह क्या लजीज कबाब बनाए हैं। बहुत बढ़िया। आप दोनों सास बहू के कबाब का इतना बेहतरीन स्वाद तो पूरे अलीगढ़ में और कहीं नहीं है। वाह, शुक्रिया भाई। एकाएक सास बहू के कबाब खाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां हाजिर होती है। चंद ही पलों में उनके कबाबों की लूट मार मच जाती है। बहू, आज तो हमारे कबाब की बड़ी बिक्री हुई और बिक्री के साथ खाने वाले कबाब खाने वाले ने खूब बखान भी किया। हर एक दिन के साथ सास बहू की कबाब की कमाई बढ़ती जा रही थी। 1 माह बाद, सासू माँ, पूरे माह भर हमने कबाब बेचकर कुल 20,000 की बड़ी कमाई की है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने कबाब के कारोबार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ढाबे में बदलें। सोच तो तेरी एकदम सही एवं सटीक है बहू। कबाब की कामयाबी से सास बहू एक दुकान का भाड़ा भरकर वहां कबाब बनाकर बेचने लगी थी। अब सुबह से लेकर सांझ तक उनके ढाबे पर खाने वाले लोगों की बड़ी संख्या होती। उनके कबाबों ने लोगों को इस कदर अपना कायल कर लिया कि अब कोसों दूर के लोग वहां कबाब खाने आया करते और उस रोज के बाद सास बहू की कबाब का कारोबार सुर्खियों में छा गया, जिस कारण उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़ा। आप दोनों सास बहू के कबाब के कारोबार की सफलता की श्रेय आपके साथ होने से है माँ जी। बिल्कुल सही फरमाया। वैसे खाला, मेरी बेगम गुलबानो जब यही कबाब खुद बनाती है तो ऐसा स्वाद शुमार ही नहीं होता। आप इन कबाब में कुछ खास इस्तेमाल करती हैं क्या?
हम सास बहू के कबाब की खासियत महज इनमें मौजूद खड़े मसाले हैं। एक और बात, कबाब की बेहतर क्वालिटी के लिए खड़े मसालों के साथ ताजे मीट का होना भी जरूरी है। इन कबाब में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में खास कश्मीरी लाल मिर्च मौजूद है, मगर उसे पहले उन्हें धूप में दिखाना। जब धूप में मसाले सूख कर करारे हो जाएंगे तो कबाब एकदम लाजवाब बनेंगे। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से रवाना होते हैं और सास बहू सुकून भरी निगाह से अपनी सफलता को एकटक निहारती हैं। सास बहू ने शुरुआती सप्ताह से लेकर साल भर के बड़े मेहनत के बाद सफलता को देखा, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। जुल्मी चुड़ैल और प्रेग्नेंट गाय। चल मेरी गैया टिक टिक टिक, चल मेरी गैया टिक टिक टिक। एक बड़ी भयानक चुड़ैल रात के अंधेरे एक गर्भवती गाय के गले में जबरदस्ती फंदा डाले हुए उसे खींचते हुए खेत की जुताई करा रही थी। तभी एकाएक वो गाय जोर शोर से कराहती हुई थक कर भस्करी मारकर जमीन पर बैठकर कराहने लगती है। अरे ओ नासमीती, अभी तो आधे खेत की जुताई नहीं हुई और तू मजे से मिट्टी पर पसर गई। अभी तो बुआई का काम बाकी बचा है। चल उठ, वरना तुझे तेरे गर्भ के साथ इस खेत में दफन कर दूंगी। गुस्से में तिलमिलाई हुई चुड़ैल खेत में पड़े डंडे को उठाकर ताव में आकर गर्भवती गाय को मारती हुई कहती है, ये ले, बिना मार खाए तेरी बात नहीं बनती है ना। आज मैं तेरी जान निकाल दूंगी। दर्द से कराहती हुई गाय की गुहार पूरे खेत में सन्ना उठती है। तभी आवाज सुनकर हरिया, जो कि अपनी फसल की पहरेदारी कर रहा था, वो कहता है, अरे भैया, इतनी रात बिरात के गैया काहे गुहार लगावा था भाई? कहीं हमरे चने की फसल तो तबाह ना कर दी? चलो चल के देखता हूँ। ऐसा कहकर हरिया अपनी जगह से उठ अपना टॉर्च जलाकर देखने लगता है। तभी बत्ती की चमक सोंझे तौर से चुड़ैल के चेहरे पर पड़ती है, जो अपनी गर्भवती गाय पर जुल्म कर रही होती है। ये देखकर हरिया की सांसें खौफ के मारे डिलडॉल करने लगती है। चंदा की चुड़ैल, अरे नाश मीटे चंडाल चुड़ैल, मर कर भी लौट आई। अरे मुझे गांव गढ़ को इस बात के बारे में बताना होगा। हरिया खेत की पहरेदारी छोड़कर भाग घर आ जाता है और सवेरे पूरे गांव को चुड़ैल का कच्चा चिट्ठा कहकर सुना देता है। हरिया, तू होशो हवास में तो है ना? अरे मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को गौरी पर जुल्म ढाते हुए देखा है। अब मुझे तो डर है कि बेचारी गौरी गर्भवती है, कहीं वो इस कसाई चुड़ैल का कौर न हो जाए। आखिर क्यों वो चुड़ैल गर्भवती गौरी पर जुल्म ढा रही है और क्यों पूरा गांव गढ़ उसे कसाई की उपाधि दे रही है, ये जानने के लिए हमें बीते दिनों के पन्नों को पलटना होगा। ये कहानी है बल्लभगढ़ गांव, जहां चंदा नाम की एक जालिम ग्वालन रहती है, जिसके पास गौरी नाम की एक गाय है और वो रोजाना उसे प्रताड़ित करती थी। आज भी वो उसे एक तगड़े डंडे से उसे मार रही होती है। और मार खा, इसी के लायक है तू। क्यों री नाश मिटी, दाना पानी देखकर खाने को तो तू फौरन मान में मुंह डुबो देती है और दूध देने में इतनी आनाकानी करती है। जब से तू गर्भवती हुई है, दूध का धंधा चौपट होता चला जा रहा है। आज मैं तुझे मार डालूंगी। चंदा अपनी गर्भवती गाय को मार रही थी कि मंगला बीच में आकर उसका हाथ रोकते हुए कहती है, अरे चंदा, बौरा गई है क्या? एक बेजुबान जानवर पर कसाई की तरह कोरे क्यों बरसा रही है? ये इसी लायक है। दिन भर जुगाली करने में एक भी डग पीछे नहीं हटाती और देख लो, दूध देने में इसकी अम्मा मर जाती है। अरे गनीमत है जो इस बेचारी ने गर्भावस्था में भी तुझे लबालब बाल्टी भर दूध दिया है। अब क्या इसका खून निचोड़ कर मानेगी? अरे मैं इसे मारूं, पीटूं या जो मन में आए वो करूं, तेरा कलेजा क्यों फट रहा है? क्योंकि बेशुमार पैसे बटोरने में तू इस बेचारी गर्भवती गैया पर 10 गुना दूध देने का भार डाल रही है और ऐसा ना होने पर तू इस बेचारी पर जुल्म ढा रही है। मंगला का कड़वा कथन सुनकर चंदा कहती है, बस बहुत चूचापड़ सुन लिया। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चलती बनो। आई बड़ी बड़बोली बनने। हाँ। हर दिन के साथ गौरी पर चंदा का जुल्म बढ़ता चला जाता है। वो कभी उसे डंडों से मारती तो कभी उसे चारा पानी तक मोहताज कर देती। मगर वो कथन तो आप सभी ने सुना ही होगा कि जरूरत से ज्यादा ज्यादती करने पर मुर्दे भी बोल पड़ते हैं।
आखिरकार एक दिन तंग आकर गौरी भूख से छनछनाती हुई खूंटा तोड़कर भागने लगती है। तभी चंदा उसे रस्सी पकड़कर कहती है, अरे मेरी बसंती भागकर कहाँ जाएगी, आज तो तेरी खैर नहीं। गुस्से से दांत पीसती हुई चंदा गौरी के दोनों कान पकड़कर पास पड़े दराती को उठाकर कहती है, तेरे चलते पूरे गांव में मेरी नाम धराई हो रही है। कोई मुझे कसाई कहता है तो कोई जालिम। आज मैं तेरे कान काट दूंगी। दर्द के मारे कराती हुई गाय उसे सींग मारती है, जिस कारण चंदा पहले खूंटे पर जा गिरती है और खूंटा सीधे उसके पेट में गड़ जाता है। जिसके बाद चंदा वहीं पर दम तोड़ देती है। जिसके बाद गौरी भूख मिटाने के लिए खेत खलिहान की ओर अग्रसर हो जाती है। फिर जैसे ही सांझ की बेला बीतती है, वो एक खूंखार चुड़ैल बनकर आती है। नहीं छोड़ेंगे, इस गौरी के चलते मैंने अपनी जान गंवाई है। अब इसे 10 गुना ज्यादा जुल्म भोगना होगा। इसके बाद चुड़ैल अपनी तेज कानों का इस्तेमाल करके गौरी तक पहुंचती है। धप्पा! तुझे क्या लगा तुम मुझसे बच निकलेगी? अब देख, मैं तुझे मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी दूंगी। और तब से गर्भवती गौरी चुड़ैल के जुल्मों तले दबकर ही रह रही है। क्या गौरी चुड़ैल के चंगुल से बच पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और इंसानियत के नाते ही सही, हमें गौरी को उस चुड़ैल से बचाना होगा। आखिर वो इस गांव गढ़ का हिस्सा है। अभी सभी जन गांव के मैदान में खड़े बातें ही कर रहे थे कि अचानक तेज तूफान पूरे गांव को अपने चपेट में ले लेती है। और तभी गौरी, जिसके चारों पांव खून से सने हुए होते हैं, भागती हुई उनके पास आती है। भाग मेरी बुलबुल, तुझे मौत मिलेगी। भाग मेरी बुलबुल, तुझे मौत मिलेगी। अरे चंदा की चुड़ैल तो गांव में भी घुस आई। अरे भागो रे भागो भाई, वरना हम भी इस कसाई के कौर न बन जाएं। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल भूतहा हंसी हंसती हुई कहती है, एक तो कम जिंदगानी, ऊपर से तेरी बेईमानी। आज खत्म तेरी कहानी, ना मिलेगा दाना ना पानी। तो जिस गांव गढ़ के पास मदद की गुहार लगाते आई है, देख वो खुद अपने घर में दुबक कर बैठ गए। तेरा क्या होगा गौरी? एकाएक हरिया हिम्मत उठाकर जलती हुई मशाल लिए हुए बाहर आकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तू चुड़ैल इस अग्नि की ज्वाला को छू भी नहीं सकती। तू मेरे बीच में आकर अपनी मौत को निमंत्रण दे रहा है। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर मैं फिर लौट आऊंगी। तुम गांव वाले इस गाय को मुझसे बचा नहीं सकते। ऐसा कहते हुए चुड़ैल अपनी जान बचाते हुए गायब हो जाती है। जिसके बाद आसमान में छुपा सूरज बादलों को चीरते हुए बाहर निकल आता है और एकाएक सभी का किवाड़ खुलता है। आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे सिद्ध बाबा को जानता हूँ कि वो गौरी और हमारे गांव गढ़ को इस जालिम चुड़ैल से बचा सकते हैं। सांझ की बेला बीतने से पहले मैं उन बाबा को लेकर गांव में हाजिर हो जाऊंगा। देखते ही देखते सूरज ढलना शुरू हो जाता है और बाबा हरिया के साथ गांव में दस्तक देते हैं। इस गांव की हवा बयार में उस चुड़ैल की धुनी मैं सुन पा रहा हूँ। वो गौरी और उसके गर्भ में पल रहे अंश को अपनी मौत का कारण समझती है, मगर अब वो जुल्मी चुड़ैल इस गांव के पूरे पशुधन को जब्त करना चाहती है। बाबा, हमारा गांव गौ माता पर ही निर्भर है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिक्र मत करो बच्चा, आज इस गढ़ में उस जालिम चुड़ैल की आखिरी रात है। मैं उस चुड़ैल के लिए वक्र चाल बुनकर गौरी को उसके भीतर भेजूंगा और जैसे ही वो चुड़ैल इसमें प्रवेश करेगी, उसकी सारी शक्तियां पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। फिर हम उसे आसानी से मार देंगे। पूरा गांव चुड़ैल को खत्म करने की तैयारियों में जुट जाता है। फिर चुड़ैल गांव में प्रवेश करती है और गौरी को मैदान में बंधा देखकर जैसे ही चक्र में कदम रखती है, गांव के निवासी बाहर निकलते हैं। मेरी शक्तियां मुझसे छिन रही है। ये सब तुम सबकी चाल है। तेरा खेल खत्म हुआ चुड़ैल। ऐसा कहकर बाबा उस चुड़ैल के सीने में देवी माँ का त्रिशूल गाड़ देते हैं, जिसके साथ चुड़ैल खाक बन जाती है और पूरा गांव सम्मति से गौरी की जिम्मेदारी उठाता है। कुछ दिनों बाद गौरी एक बछिया को जन्म देकर खुशी से रहने लगती है।